नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th भूगोल का जो दूसरा पार्ट है भारत का भौतिक स्वरूप, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और वो महत्वपूर्ण प्रश्नों का आधार होगा भोपाल के द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक को। और सबसे महत्वपूर्ण चीज हम इसमें देखने वाले हैं ब्लूप्रिंट को, कि हमें किस प्रकार की रणनीति बना करके एग्जाम की तैयारी करनी है लास्ट मोमेंट की, कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, हमको किस तरह के प्रश्न याद करने हैं कि ओटी याद करनी, वो सब समझने वाले। तो चलिए ब्लूप्रिंट को देखते हैं। ठीक है, ये चैप्टर 2 दिख रहा है आपको, चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। इससे 4 नंबर का आने वाला एग्जाम में एक आपकी ओटी आएगी और एक आएगा आपका 3 अंक का प्रश्न। ठीक है, तो एक ओटी और एक 3 अंक का प्रश्न आने वाला है, तो हमें 3 अंक के प्रश्न भी एक तैयार करना पड़ेगा। पहले ओटी देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पहला है हिमालय पर्वत, नीलगिरी पर्वत, अरावली और विंध्याचल। तो इन चारों में सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत। और इस हिमालय पर्वत की जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला मतलब ये हो गया एक पहाड़, दूसरा पहाड़, तीसरा, ये काफी सारे पहाड़ है। तो एक पहाड़ हो गया, ये क्या हो गई, पहाड़ों की श्रृंखला हो गई, और ये हो जाती है इनकी चोटी। सबसे ऊंची चोटी किसकी है? अगर दुनिया के सारे पहाड़ों की हम कैलकुलेट करें तो माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे विश्व की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, कितना है? 8848 मीटर। और ये नेपाल में है, भारत में नहीं है। ठीक है, भारत के पास है पर भारत में नहीं है। दूसरी आता है कि भारत में सबसे ऊंची, ये वर्ल्ड की बात चल रही है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ऊंची है कंचनजंगा। कंचनजंगा है, और कंचनजंगा क्या है? भारत की, हिंदी में भी लिख देते हैं कंचन, ये थोड़ा सा सही नहीं चलता, कंचनजंगा। इंडिया की बात करेंगे तो कंचनजंगा सबसे ऊंची है, वर्ल्ड की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट है। और अगर दक्षिण भारत की बात करोगे तो आपकी सिर्फ दक्षिण दक्षिण भारत की हम बात करें तो सबसे ऊंची अन्नाईमुडी। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे बड़ी, भारत की कंचनजंगा। अगला प्रश्न देखो, उत्तर भारत के विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर भारत के जो विशाल मैदान में उनमें पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जल के द्वारा ढोकर लाई जाने वाली मिट्टी। अगला है निम्न हिमालय और शिवालिक पर्वतों के बीच की घाटी को क्या कहते हैं? तो ये देखो, मान लो ये निम्न हिमालय है, ठीक है, फिर यहाँ पे जगह छूटी, फिर दूसरे पहाड़ खड़े हो गए, ये शिवालिक है। तो इनके बीच में जो जगह है इसको हम निम्न हिमालय, और ये कौन सी? शिवालिक। शिवालिक के बीच की जो घाटी है, नीचे कुछ जो घाटी है, इसको दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून। उदाहरण है देहरादून, पाटली दून। तो सही उत्तर है आपका ना, दून घाटियां। फिर हिमालय की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है? मानचित्र में देखते हैं इसको। ये देखो, ये पूरब होता है मानचित्र में, जब भी आप देखो ऊपर का क्या होगा? उत्तर होगा, इधर पश्चिम होगा, नीचे क्या होगा? दक्षिण हो जाएगा, यानी कि साउथ। तो पूर्वी सीमा, भारत की पूर्वी सीमा, आपको ये नदी दिख रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, और इसका एक हिस्सा ऐसे करके निकल रहा है। तो ये पूर्वी सीमा कौन सी नदी बना रही है? ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बाद में आकर मिल गई। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? पूर्वी सीमा बनाने का काम करती है। तो सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी, अभी मैंने बताया था। अगर हम दक्षिण भारत की, ये जो यहाँ से मान लीजिए आपका दक्षिण भारत है और इसमें सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है आपकी। अन्नाईमुडी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि भारत की अगर बात करेंगे तो कंचनजंगा, वो कहाँ है? वो ये देखो, ये रहा कंचनजंगा, सिक्किम में। कंचनजंगा आपका ये है सिक्किम में, और माउंट एवरेस्ट आपका यहाँ है नेपाल में। ये माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, फिर कंचनजंगा पूरे भारत की, और दक्षिण भारत की बात करें तो अन्नाईमुडी। अब देखते हैं रिक्त स्थान। विश्व का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो हमने देखा अभी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है या पर्वत शिखर है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, नगर है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि लोग शिमला घूमने जा रहे हैं, मसूरी घूमने जा रहे हैं, नैनीताल घूमने जा रहे हैं। तो ये पर्यटन स्थल है। कैसे स्थल है? पर्यटक स्थल, पर्यटक नगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन जब भौतिक प्रदेश की बात करते हैं तो भौतिक प्रदेश में क्या हो जाएगा? हमारे उत्तर के क्या आ जाएंगे? उत्तर के विशाल पर्वत श्रृंखलाएं आ जाएंगी। फिर उत्तर के मैदान है आपका, फिर क्या होगा? तटीय मैदान है आपके, दक्षिण का पठार है, और ना द्वीप समूह। तो इन सब में सबसे ज्यादा बड़ा भौतिक प्रदेश आपका उत्तर के मैदान है, उत्तर के
उत्तरी मैदान कर लो, उत्तरी मैदान। ठीक है, अगला देखो, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये उड़ीसा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। देखो यहाँ पे, ये रहा आपका चिल्का झील, ये दिख रहा है आपको, ऊपर महानदी आ रही है, महानदी रिवर है, ये इसका डेल्टा बनना है महानदी का। उसके नीचे आपको जो थोड़ा सा कट दिख रहा है, उड़ीसा में चिल्का झील है, और इसके नीचे आपको जो तिकोना से दिख रहा है, ये यहाँ पर आपके महेंद्रगिरी पर्वत है। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि क्योंकि एग्जाम में ना मैप भी आएगा, उसमें भी ये पूछ सकते हैं। तो महानदी, फिर नीचे जो कटा हुआ है स्थान है चिल्का, और उसके नीचे महेंद्रगिरी पहाड़ियां। अब अगला देखो, प्रायद्वीप का निर्माण किससे हुआ है? सॉरी, लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है? लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है प्रवालों से, कोरल से। कीड़े होते हैं कोरल, उनके मर जाने, उसके अस्थि पंजर इकट्ठे होने से बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर देने हैं। तो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? ये देखिए, जो हमारा नीचे का हिस्सा देखो, दक्षिणी जो हमारा है प्रायद्वीप, ये जो जमीन है ना, अब ये जमीन का हिस्सा, इधर इसको अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, तो तीनों तरफ समुद्र है। तो ऐसा जमीन का क्षेत्र जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा, उसको क्या कहेंगे? जैसे कि उदाहरण के लिए ये देख लो, ये आपको दिख रहा है, ये हिस्सा निकला हुआ है, अब इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी, 3 तरफ पानी है। तो इस तरह के जो जमीनी हिस्से होते हैं उनको हम कहते हैं, स्थलीय भाग होते हैं, उनको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। इंग्लिश में कहेंगे पेनिसुला। ठीक है, पेनिसुला जो 3 तरफ से वाटर से सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड पेनिसुला। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन है? मरुस्थल यानी कि भारत के जो रेगिस्तान है वहां पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबी नदी है लूनी। भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है, भारत के मरुस्थल की, याद रखना, मरुस्थल की, रेगिस्तान में उन्हें सबसे लंबी नदी है लूनी। 5 नदियों के प्रदेश को कहते हैं पंजाब। अगला, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यहाँ पे जो निकोबार है ये गलत है, अंडमान द्वीप समूह पर है, अंडमान द्वीप समूह पर है, और उसका नाम है बैरन। अंडमान द्वीप समूह पर नाम क्या है उसका? बैरन, बैरन ज्वालामुखी। तो मैं आपको दिखाएं कहाँ है बैरन, तो ये देखिए, ये आपका क्या है? अंडमान है, और यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है छोटा सा, ये आपका बैरन है, बैरन आइलैंड, और यहाँ पर ज्वालामुखी है वो फटता ही रहता है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला देखो, काराकोरम पर्वत श्रेणी हिमालय के किस क्षेत्र में है? तो हिमालय के जो महान हिमालय है वहां पर ये पड़ता है काराकोरम। ये आपको सबसे ऊपर की जो लाइन दिख रही है, ये वाली, ये सबसे ऊपर की जो लाइन आपको दिख रही है, ये आपकी काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, और कहाँ ये महान हिमालय पर पड़ती है। अगला देखेंगे, हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। सही है, सत्य है। दोआब का अर्थ नदी के प्रारंभिक अवस्था से, ये सत्य है। दोआब का मतलब क्या? नदी है, नदी 2 हिस्सों में बट गई, बीच में मिट्टी इकट्ठी हो गई। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है, मतलब 2 जमीन है उसके बीच का जो हिस्सा है उसको हम दोआब कहते हैं। अगला देखो, नम और दलदली क्षेत्र तलाई कहलाता है, ये भी सत्य है। दक्षिण के पठार का एक त्रिभुजाकार भूभाग, अभी हमने देखा था प्रायद्वीप जैसा हिस्सा है, त्रिभुजाकार भूभाग है। अगला देखो, उडग मंडलम जिसे कोड़ई कनाल भी कहते हैं, उड़ग मंडलम को ऊटी भी कहते हैं। उड़ग मंडलम को क्या कहते हैं? ऊटी। और ये दोनों अलग अलग जगह हैं। ठीक है, कहाँ है मानचित्र में, इनको देख लो। तो ये है आपका उड़ग मंडलम, इसको क्लियर करते हैं पहले। उड़ग मंडलम और कोड़ाई कनाल 2 अलग अलग जगह। ये है आपका उड़ग मंडलम यानी कि ऊटी यहाँ पर, और ये कोड़ाई कनाल आपका नीचे को है, तो दोनों अलग अलग जगह हैं, एक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? सही जोड़ियां। माउंट एवरेस्ट की, ये देखो, माउंट एवरेस्ट से लगा, तो मैंने आपको बताया था माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर, 8848। कंचनजंगा क्या है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, पर सर्वोच्च शिखर है भारत का। मजोली क्या है? मजोली एक नदीय द्वीप है। नदीय द्वीप मतलब क्या है? एक नदी बह रही है,
समुद्र में द्वीप तो बहुत आसान बात है, निकल आते हैं पानी, बहुत बड़ी समुद्र बीच में निकल आता है, लेकिन नदी है और नदी के बीच में यहाँ पर बहुत बड़ी नदी है, बीच में क्या है, जमीन निकली हुई है, पेड़ वेड़ लगे हैं खूब, तो इसको हम क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। ये नदी है द्वीप। और किस नदी पे है ये, मजोली, ये नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्रा नदी पे। आप यहाँ पे इसमें पिक्चर में देखो, देखो ये ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी नदी है और इतनी बड़ी नदी के बीच में आपको दिख रहा है जमीन का हिस्सा, ये आपको बहुत छोटे में दिख रहा होगा, जूम किया हुआ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा, ये आपको पेड़ दिख रहे हैं, कितना छोटे छोटे घर बने ये दिख रहे हैं आपको, तो लोग इस पे रहते भी हैं मजोली द्वीप पे। ठीक है, ये बहुत बड़ा है, विश्व का शायद सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। नाम याद रखना, मजोली नदी द्वीप है और ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। अगला देखो बरखान क्या है, तो ये देखो आपको रेगिस्तान में ये टीले दिख रहे हैं ना, इस तरह से उठे हुए, इस तरह से उठे हुए, यहाँ से तो रेत उड़ जाती है और पीछे रेत रह जाती है, तो इस तरह के जो आपको आकृति दिख रही है इसको हम बरखान कहते हैं, और ये बालू के टीले होते हैं। तो बरखान क्या है, बालू के टीले। ठीक है, मजोली नदी द्वीप। सक्रिय ज्वालामुखी अभी हमने देखा था, सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, बैरन द्वीप है, और ये कहाँ है, अंडमान में है, अंडमान द्वीप समूह पे पड़ता है। और दक्षिण के पठार को क्या कहेंगे अपन, उत्तर कचार पहाड़ियां पड़ती हैं वहां पे, उत्तर कचार पहाड़ियां। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका हो गया। ये देखो यहाँ पे ये पिक्चर और देख लो, इसको छूट गया, ये है ज्वालामुखी, ये बैरन द्वीप है, निकला है, ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी का पानी है, बंगाल की खाड़ी चारों से घिरा हुआ है, और ये पहाड़ जैसे, और यहाँ पर ये ज्वालामुखी फटा, यहाँ से धुआं जैसा निकलता है, तो बैरन का पिक्चर है। ठीक है, ये मजोली द्वीप समूह है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब हम देखते हैं, क्योंकि 3 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है, तो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो यहाँ पे डाले गए हैं, किसके द्वारा, भोपाल के द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी की गई है उसके द्वारा। सिर्फ प्रश्न ही नहीं है, इनके उत्तर भी मैंने प्रयास किए हैं निकालने के लिए, तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक एक करके आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन डायरेक्ट आंसर्स पे आते हैं। पहला है, भारतीय मरुस्थल को समझाइए। 3 नंबर का है, तो 3 पॉइंट्स में आप कोशिश कीजिएगा कि आपका आंसर आ जाए और मेन बात आ जाए। तो भारतीय मरुस्थल के बारे में 3 पॉइंट में आपको आसानी से आ जाएगा। ये अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, इसका मतलब क्या है, यहाँ आ जाओ जरा देख लो, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ये देखो, ये राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला दिख रही है, और इसके इस तरफ क्या, इंडियन डेजर्ट है, तो ये हमारे पश्चिम में, अरावली पर्वत के पश्चिम में आपको क्या दिखेंगे, रेगिस्तान दिखेंगे। इसका कारण भी यही हो जाता है कि जब यहाँ से जब अपने बादल हैं, बारिश से भरे हुए बादल जाते हैं, तो ये जो अरावली पर्वत है इनको रोक देते हैं, इसलिए वहां पानी नहीं पहुंच पाता और इन भारतीय मरुस्थल का भी निर्माण होता है। आ जाए वापस प्रश्न पे, तो ये अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मतलब ऐसे ऐसे करके तरंगित मैदान है, यहाँ पे बालू है, बालू मतलब रेत, और 150 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। तो ठीक है, भारतीय मरुस्थल के बारे में आप लिख देना, ये अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, यहाँ बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है, 150 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे भी बहुत कम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का निर्माण का मुख्य कारण क्या है। बहुत सिंपली में लिखा है, मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। किसी भी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की भांति भारतीय थार मरुस्थल का विकास भी वर्षा में कमी के कारण हुआ है। ठीक है, भारत के मरुस्थल को थार मरुस्थल कहते हैं। क्या नाम है भारत के मरुस्थल का, थार। तो निर्माण कैसे हुआ है, वर्षा के कमी के कारण हुआ, बारिश कम हुई, पेड़ पौधे सूखते गए, पेड़ पौधे नहीं पैदा हो पाए, तो धीरे धीरे मिट्टी बेकार होती गई और रेगिस्तान बन गया। और भी कई सारे इसके पीछे थ्योरी है, आप ये वाला देख लो अभी। प्रश्न नंबर 3, भारतीय द्वीप समूह का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखो, भारत में मुख्यतः 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं, एक है आपका अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, अभी देखो कहाँ है, इनको थोड़ा सा मानचित्र में देख लेंगे तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा, ये थोड़ा पीछे चला गया मानचित्र ना। ये है आपका अंडमान द्वीप समूह, किसमें है, बंगाल की खाड़ी में, और जबकि आपकी जो लक्षद्वीप दिख रहे हैं, ये कहाँ है, अरब सागर में है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अब आके देख लो, हाँ चलो देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। याद रखना, अंडमान निकोबार आ से है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, इसको आ से अरब सागर में नहीं डालना, दोनों आ को इकट्ठा नहीं करना। एक पेन का जो कैप होता है उसमें एक ही पेन जाएगा, 2 नहीं जाएंगे, इसलिए आ इकट्ठे नहीं करेंगे आप। अंडमान निकोबार फिर कहाँ जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाएगा, A B।
ए बी यानी कि अंडमान निकोबार, बी से बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में स्थित है, जो उत्तर से दक्षिण बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वतीय श्रेणियों के शिखर है। मतलब क्या, ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र की जमीन हो गई नीचे। अब इस जमीन पर क्या पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, और कुछ पहाड़ ऐसे करके बाहर भी निकल आए। तो ये क्या है, चोटियां हैं, किसकी चोटियां हैं, पहाड़ों की। और कैसे पहाड़ों की, जो निमज्जित हैं, जो डूबे हुए हैं जल में। तो किसके शिखर है ये, याद रखना, ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। और इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। याद रखना 3 बातें, बंगाल की खाड़ी में निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है, और राजधानी है इसकी क्या, अंडमान निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर। अब ये लक्षद्वीप को देखो, लक्षद्वीप मालाबार तट पर अरब सागर में स्थित है। मालाबार तट के पर यानी उसके किनारे पर, मालाबार तट के किनारे पर लिख देना यहाँ पे, अरब सागर में स्थित है। इसे पहले लक्काद्वीप कहा गया, फिर मिनिकॉय कहा गया, फिर एमीन द्वीप कहा गया, नाम बदलते रहे। पर 1973 में इन तीनों द्वीपों का नाम क्या रख दिया गया, लक्षद्वीप रख दिया गया। 1973 में क्या रख दिया, लक्षद्वीप। 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और ये प्रवालों से बना है। किससे बना है, प्रवालों से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अंडमान निकोबार ज्वालामुखी विस्फोटों से निमज्जित पर्वतीय श्रेणियों के बने हुए हैं। राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जबकि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावरती। क्या है, कावरती, ठीक है, कावरती याद रखना। 32 वर्ग किलोमीटर है और प्रवाल से बने हैं, ठीक है। लक्षद्वीप में क्या क्या याद रखोगे, अरब सागर याद रखिएगा आप। दूसरा आप याद रखिएगा 32 वर्ग किलोमीटर याद रखिए, प्रवाल से बने हैं, और राजधानी इसकी याद रखना कावरती। जबकि अंडमान निकोबार में बंगाल की खाड़ी, निमज्जित पर्वत श्रेणियां, और राजधानी पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवाल से आप क्या समझते हैं, प्रवाल के प्रकार लिखिए। देखो 3 नंबर का है, मैंने बहुत बड़े प्रश्न नहीं रखे हैं क्योंकि समय कम, इतना नहीं कर पाओगे। जितना भी लिखो सही लिखो। अगला देखो, प्रवाल कम समय जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी। प्रवाल क्या है, कम समय जीवित रहने वाले, कहाँ गया पेन, कम समय जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं, जो समुद्र में समूह में रहते हैं, ठीक है। अभी 3 प्रकार है, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय। प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय। अगला प्रश्न देखेंगे, तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, विस्तार समझाइए। देखो प्रश्न 2 तरह से आता है, तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, या फिर सीधे सीधे पूछ देंगे पूर्वी तट और पश्चिमी तट में अंतर बताइए। तो मैंने इस तरह से आपको लाइन करके इसलिए बताया, कोई भी आया आप ऐसे लिख रहे, अंतर है तो भी आप ऐसे लिख दो, और अगर आप अंतर ऐसे पूछ रहे हैं तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर पूरे में लेंगे, ठीक है। तो भारत के प्रायद्वीप पठार के पूर्व और पश्चिम में स्थित 2 सक्रिय मैदान हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्वी तटीय मैदान, देखो ये हो गया, ये इधर वाला जो मैदान है इसको पूर्वी कह देंगे आप, इधर बंगाल की खाड़ी के बगल से जो है, हाँ, और ये वाला जो है, ये वाला पतला सा, ये वाला है पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। यहाँ पे क्या, अरब सागर। तो ये भारत हो गया, ये हो गया पूर्वी तटीय, और ये हो गया पश्चिमी तटीय मैदान। अब अंतर देख लो, तो पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के साथ चौड़ा है, जो पूर्वी तटीय आपको दिख रहा, मैंने बनाया चौड़ा बना है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। जबकि पश्चिम घाट या पश्चिम तटीय मैदान समुद्र के किनारे, अरब सागर लिख दो, समुद्र छोड़ो, अरब सागर के किनारे संकीर्ण मैदान है। तो ये अरब सागर हो गया, संकीर्ण मतलब सकरा, पतला ना मैदान है, ठीक है। दो अंतर समझ में, पश्चिमी जो है अरब सागर किनारे सकरा है, जबकि जो पूर्वी तटीय है बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ चौड़ा है, समतल है। तट को उत्तर में उत्तरी सरकार और दक्षिण में कोरोमंडल कहा जाता है। तो देखो पूर्वी, हम इसको थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं, ये आपका पूर्वी हो गया है ना। तो पूर्वी तट में ये जो लेटा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार, ठीक है, उत्तरी सरकार। और नीचे का जो हिस्सा है इसे कहते हैं कोरोमंडल, इसको क्या कहेंगे, कोरोमंडल, ये पूर्वी को, ठीक है। और इसमें क्या है, उत्तर भाग में कोंकण, फिर मध्य में कन्नड़, और नीचे क्या है, मालाबार तट
कन्नड़ का मैदान और मालाबार तट कहते हैं। ये आपका कोंकण हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा कन्नड़ हो जाएगा कर्नाटक के पास, और जो केरल है उसके वाला आपका क्या कहलाएगा, मालाबार। मालाबार हो गया केरल के पास, ये आपका कन्नड़ हो गया कर्नाटक के पास, और ये महाराष्ट्र के पास वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, कोंकण। कोंकण, ठीक है। तो इसके 3 हिस्से हैं, किसके, पश्चिम के अरब सागर के बगल से है, या पूर्व के 2 हिस्से किए, और किसके बगल से, बंगाल की खाड़ी के बगल से। अभी देखो पूर्वी तट की जो मेन नदियां है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं, जो डेल्टा बनाती हैं। जबकि पश्चिम जो तट है उसकी माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूर्वी तट और पश्चिम तट में अंतर। 3 नंबर का आएगा तो 3 अंतर हम बताएंगे, ज्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं, 1 नंबर आपको 1 पॉइंट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, खादर और भांगर में अंतर बताइए। खादर और भांगर, मैंने आपको इसको पहले भी कई बार समझाया। खादर मतलब समझ लो बेकार, बेकार मिट्टी, ज्यादा उपजाऊ नहीं है तो बेकार, इसको ध्यान रखने के लिए अंतर। और खादर मतलब शब्द से जुड़ा है खाद शब्द से, तो खाद कैसा होगा, उपजाऊ। तो ठीक है, अब खादर और भांगर में अंतर देखो। उसे देखने से पहले पिक्चर, ये आपको पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ से जब नदी निकलती है तो अपने साथ पत्थर लेके आती है, तो यहाँ पत्थर वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, इसको अपन कहते हैं भावर। नदी इनके नीचे से होके बहती है, फिर ये पत्थर यहाँ खत्म हो जाते हैं, 8 किलोमीटर के बाद यहाँ पे नदी आपको दोबारा दिखेगी। बारीक बारीक पत्थर तो यही रह गए, बारीक मिट्टी आगे आके जमा हो जाएगी, दलदली जगह होगी, इसको हम तराई कह देंगे। फिर नदी आगे बढ़ेगी तो नदी के किनारे की जो निचली जगह है उसको तो हम खादर कह देंगे, लेकिन दूर जो ऊंची उठी जमीन होगी उसको हम भांगर कहेंगे। तो अब देखो भांगर कैसी है, पुरानी मिट्टी है, पुरानी, बेकार, पुरानी। जलोढ़ जो खादर है वो खाद वाली है, नई है, याद रखना। दूसरा, ये मृदा बेसिन से दूर पाई जाती है, बेकार है, दूर है, पानी नहीं पहुंच पाएगा इसके पास। ठीक है, बाढ़ का पानी, पुरानी है और बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, यहाँ पे लिख दो, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, है ना, नहीं पहुंचता, आप बाकी लिख लेना। खादर है, नई है, और बाढ़ का पानी पहुंचता है, बाढ़ का पानी पहुंचता है, का पानी पहुंचता है। पत्थर यहाँ खत्म हो जाते हैं, 8 किलोमीटर के बाद यहाँ पे नदी आपको दोबारा दिखेगी। ठीक है, अगला देखेंगे, ये हो गया भांगर कैसी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, खादर नई जलोढ़ मिट्टी है। और दूसरा क्या है, ये जो भांगर है बेकार है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, तो जो नदी बेसिन है इससे दूर मिलेगी, ये दूर वाली है। और खादर क्या है, नदी के पास वाली है। ठीक है, अगला देखो, अब बेकार है यानी कि कम उपजाऊ है, और खेती के लिए ज्यादा उपजाऊ नहीं है। ठीक है, खेती की जाती है पर कम उपजाऊ है। ये बहुत उर्वरक है, बहुत उपजाऊ है, और कृषि के लिए आदर्श मिट्टी मानी जाती है। तो ये 3 दे दिए हैं आपको खादर और भांगर में, याद रखना। अगला देखो, उत्तर की पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हम देखो, उत्तर की पर्वत श्रृंखला को 2 आधार पर विभाजित किया जाता है। एक तो है उत्तर से दक्षिण, 1 2 3, उत्तर से हम दक्षिण में बांट रहे हैं। ठीक है, या फिर दूसरा विभाजन कैसा, ये श्रृंखला है, हम इसको पूर्व से पश्चिम बांटे, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, और यहाँ से हम बांटते हैं, तो 2 आधार। अगर हम उत्तर से पश्चिम को बांटते हैं तो हमें पहले मिलेंगे महान हिमालय, जिन्हें हम हिमाद्री कहते हैं, आंतरिक हिमालय कहते हैं। दूसरा हिमाचल, इन्हें हम निम्न हिमालय या मध्य हिमालय बोलते हैं। और तीसरा है शिवालिक की श्रेणियां। ठीक है, अगर हम इस तरह से बांटते हैं ऊपर से नीचे को, लेकिन हम पश्चिम से पूर्व को बांटेंगे तो हमको मिलेगा पंजाब हिमालय, फिर मिलेगा कुमाऊं, और फिर मिलेगा नेपाल हिमालय, और उसके बाद मिलेगा असम हिमालय। तो ये 4 भाग हैं अगर हम पूर्व से पश्चिम से पूर्व बांटते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दोआब से आप क्या समझते हैं, निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। दोआब जो है वो 2 शब्दों से मिला है, दो तथा आप। आप का मतलब होता है पानी, आप का मतलब क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, और ये 2 नदियों के बीच को भाग को कहते हैं। दोआब किसे कहते हैं, 2 नदियों के बीच के भाग को। नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी को यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा समतल उपजाऊ जमीन पर निर्माण
किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो क्या है, ये नदी जा रही है, एक ये नदी जा रही है, अब यहाँ पर मिट्टी इकट्ठी हो गई, ये समतल जगह हो गई, ठीक है, मिट्टी के द्वारा, और ये मिट्टी नदियों के द्वारा ढोकर लाई गई है, जलोढ़ मिट्टी है, तो ये मिट्टी कैसी होती है, बहुत उपजाऊ होती है। दो आपका सिंपल सा अर्थ समझ लो, दो पानी के बीच का, तो ये पानी हो गया, ये नदी हो गई, बीच के जो जमीन है उसको हम दोआब कहते हैं। इसी तरह पंजाब है, पंजाब 5 नदियों के बीच में है, तो इसलिए उसको पंजाब कहते हैं। पंज मतलब 5 और जाब। अगला प्रश्न देखो, भांगर और खादर से क्या समझते हैं, मैंने अभी आपको समझा दिया, वही है। भांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, कंकड़ पाए जाते हैं, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, कम उपजाऊ। खादर कैसी, नई जलोढ़ मिट्टी है, मैदान, इसमें कंकड़ नहीं पाए जाते, यहाँ पे पानी हर साल पहुंचता है, और बाढ़ की अपेक्षा, भांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है। ठीक है, अगला है देखो प्रश्न नंबर 10, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, उसको पढ़ते रहिएगा। ये है 10 नंबर का प्रश्न, देखिए, दक्कन के पठार को समझाना है। तो दक्कन का पठार क्या है, पूर्व और पश्चिम में घाटों से घिरा है। ये दक्कन का पठार यहाँ पर है आपका, तो पूर्व में क्या है, पूर्व में इसमें घाट है, पश्चिम में सॉरी, ये पश्चिम के घाट हो गए, ये पूर्व के घाट हो गए, एक तिकोना भूखंड है। ठीक है, नर्मदा नदी इसके उत्तर में है, यहाँ पे नर्मदा नदी निकलती है उत्तर में, और इस क्या बोलते हैं, उत्तर की ओर इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला स्थित है, कैमूर की पहाड़ी है। ठीक है, मैकाल की श्रृंखला, महादेव इसका पूर्वी विस्तार है। इसकी प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पश्चिम घाट से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। मतलब ये जो नदियां हैं, गोदावरी निकल रही है, कृष्णा निकल रही, कावेरी निकल रही, कहाँ गिरती जाकर के, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाकर के। ठीक है, तो दक्कन का पठार भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाबर प्रदेश क्या तात्पर्य, इसकी विशेषता क्या था। अभी हमने देखा था कि जो भाबर क्या है, जब नदियां पहाड़ों से ऊपर को उतरती हैं तो अपने साथ पत्थर, कंकड़, बजरी लेके आती हैं, तो वो जब नीचे आती हैं जब जमीन पे, तो अब इनका बहाव धीमा हो जाता है, तो सारी बजरी को वो अपने जो पहाड़ों की तली होती है वहीं पर इकट्ठी कर देती हैं, 6-7-8 किलोमीटर के दायरे तक, तो यहीं पे सारी इकट्ठी हो जाती नदियां, और पानी नीचे से इनके निकल जाता है। तो ये जो पत्थर कंकड़ वाला जो क्षेत्र है, इसको हम भाबर कहते हैं। अक्सर नदियां क्या होती है, इसके नीचे से होकर के निकल जाती हैं, मतलब पत्थर बीचों से होकर निकल जाती हैं, तो नदियां यहाँ पे दिखाई नहीं देती हैं। तो इसी देखो, अब यहाँ प्रश्न देख लो, भाबर क्या है, मैदान का एक भाग है जहां नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की तलहटी में अपने साथ लाए कंकड़, बजरी और रेत को निक्षेपण कर देती है, यानी कि जमा कर देती है। विशेषताएं देख लो क्या है, 8 से 14 किलोमीटर लंबा मैदान होता है ये, 8 किलोमीटर, कहीं 9 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 16 किलोमीटर तक दायरे में पाया जाता है। यहाँ पे सरिताएं यानी कि जो नदियां होती हैं, छोटी छोटी नदियों की, नदियां तो अभी बड़ी हुई नहीं होती, बाद में बड़ी होती है, तो छोटी छोटी धाराएं जो नदियों की होती हैं वो गायब सी हो जाती है, दिखती नहीं है, आगे जाकर के फिर दिखने लगती हैं। तो एक पथरीला क्षेत्र है जो हिमालय तथा गंगा नदी के मैदान के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो भाबर समझ में आ गया। जब नदियां पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो अपने संग जो भी लेके आती हैं, पत्थर, कंकड़, बजरी, वो वही नीचे उसके इकट्ठा कर देती हैं, और नदी इसमें गायब हो जाती है। 8 से 16 किलोमीटर लंबा इसका दायरा है। अब प्रश्न अगला देखो, 12 नंबर का प्रश्न है, भारत के कितने भौतिक प्रदेश विभागों में बांटा गया है, तो 5 है। अभी बताया था, हिमालय पर्वत, उनकी श्रृंखलाएं, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। नेक्स्ट है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में क्या अंतर, ये अभी हमने पढ़ा था, वही सेम है, कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन को वहां पे अलग से पूछा गया, यहाँ पे अलग तरीके से, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे उत्तर दे सकते हैं। फिर 14 नंबर का प्रश्न है, भाबर और तराई में अंतर। तो भाबर आप अभी देख चुके हो, मैदान, नदियां यहाँ पे गायब हो जाती हैं, मतलब गायब मतलब जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। 8 से 16 किलोमीटर है। कंकड़, बजरी, ये वाला देखो, ये पहाड़ जब उतरे नीचे पहाड़ों से, तो यहाँ पर ये इकट्ठा कर देती हैं, ये नदियां इसमें से गायब हो जाती हैं। अब यहाँ से 8 से 16 किलोमीटर का ये जो भाबर जब खत्म होता है, तो इसके बाद शुरू होता है तराई का क्षेत्र, यानी कि पत्थर वत्थर तो यहाँ इकट्ठे हो गए, लेकिन बारीक मिट्टी यहाँ आ जाती है नदियों के साथ में, और वो यहाँ इकट्ठी हो जाती है। यहाँ पे नदियां दोबारा दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, नदियां दोबारा दिखाई देने लगती है। ये नमी और दलदली जमीन होती है, यहाँ पर जंगल बहुत होती है, जंगल होने का जंगली जानवर यहाँ पे बहुत दिखाई देते हैं। तो भाबर के बाद जो मैदान दिखता है खत्म होने के बाद, उसको हम तराई कहते हैं।
ठीक है, देखो ये क्षेत्र भाबर के बाद आता है, नए जलोढ़ से बना है। इस क्षेत्र में नदियां पुनः प्रकट हो जाती है। भाबर में तो गाय दिखाई नहीं देती है, लेकिन तराई में फिर से दिखाई देने वाली हैं, जिसके कारण नमी और दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, क्योंकि मिट्टी भी लाई होती है, तो मिट्टी भी खट्टी होती है, पानी भी होता है, तो दलदल जैसा बन जाता है। इसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र जंगलों वाले या जंगली जानवरों से भरा पूरा रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने देखे। आई होप ये आपके काम आए होंगे। आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से। थैंक यू।